Hello to all my TYBSc microbiology students. Welcome to the another video lecture. So we are studying the techniques that are employed for the detection of the antigen or the detection of antibodies in the given sample. Okay, we have already learned agglutination reactions, precipitation reactions, and the last thing which we learned was the fluorescence techniques. Okay, how to employ the fluorescence for the detection of antigen and antibody, we have learned that. Okay, now here we are going to move ahead with the one more type of the technique that is being employed, which is ELISA. Okay, this technique is a very important concept, not only with the point of view of your syllabus, but also in your daily lives also, because this technique is being rapidly, or we can say widely, used for the detection of the antigens or antibodies. So here we will see how this enzyme linked immunosorbent assay is used or how it is performed in the lab. Secondly, we will see what are the types of the ELISA and what are the applications of ELISA. Okay, so before going ahead with the ELISA, firstly we need to know what is the definition of the ELISA. Now ELISA, in the simple words, enzyme linked immunosorbent assay, is a technique which we use for the measurement of the concentration of either antigen और एंटीबॉडी इन द गिवन सैम्पल. ओके, कोई सैम्पल आपके पास है और उसमें आपको अगर स्टडी करना है कि उसमें कितना एंटीजन है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में एंटीबॉडी है, तो आप उसके लिए एलाइजा टेक्निक यूज़ कर सकते हो. ओके, सो दिस एलाइजा टेक्निक now why it is known as the enzyme linked immunosorbent assay. Okay, sorbent means what? Absorbent. Okay, सॉर्बेंट वर्ड आपके ध्यान में आता ही कब है? जब आप कोई एब्सॉर्बेंस फिनोमिनॉन या एडसॉर्बेंस फिनोमिनॉन्स, वी इमेजिन द थिंग दैट इज द एब्सॉर्बेंस. ओके, नाउ व्हेन द एब्सॉर्बेंस थिंग इज एम्प्लॉयड, दैट मीन्स व्हाट? फर्स्टली किसी चीज़ को एब्सॉर्ब किया जाता है किसी सरफेस पे, ठीक है, उस चीज़ को आप इस टेक्निक में यूज़ करते हो. दैट्स वाई इम्यूनोसॉर्बेंट. ठीक है, इम्यूनो क्यों? क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इन्वॉल्व है. देन एंजाइम लिंक्ड क्यों? क्योंकि इसमें जो डिटेक्शन होता है, जो भी कलर फॉर्मेशन होता है, जो भी आपको कॉन्सेंट्रेशन का पता लगता है, वो कलर की वजह से लगता है. और वो कलर क्यों फॉर्म होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ द एंजाइम. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे एंजाइम यूज़ की जाती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. एंजाइम किस पे लिंक की जाती है? एंटीबॉडी पे. जैसे हमने फ्लोरोसेंस में देखा था कि फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी पे लिंक किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे क्या किया जाता है? एंटीबॉडी पे एंजाइम लिंक की जाती है. जो एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके कुछ कलर फॉर्म करेगी, और ये पूरी जो टेक्निक है, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट कलर फॉर्मेशन ओनली. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज व्हाट? enzyme linked immunosorbent assay. Okay, now what is the history behind this ELISA? Okay, it is very complicated part, and it's very hard to remember the scientist name. For your general knowledge, just for the sake of the knowledge, we will see who are the one who discovered this technique. तो इस टेक्निक को डिस्कवर किया था इन 1971 बाय पीटर पर्लमन इवा एंगवल. ओके, उन्होंने इस पे रिसर्च पेपर पब्लिश किया था इन स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी. ओके, स्वीडन में. देन वन मोर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वॉज देयर, एंटोन स्कर्स बॉके वैन वीमन. ओके, उन्होंने नीदरलैंड में भी इसी पॉइंट पे या इसी टेक्निक पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था. ओके, तो लेट्स मूव अहेड विद द टेक्निक. ओके, विद द एक्चुअल टेक्निक वी विल स्टडी. सो यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज है दैट वी are going to include in your whole technique. Okay, the solid phase. Okay, the solid phase यहाँ पे कौन सी है? तो माइक्रो टाइटर प्लेट, मैंने आपको क्लास में भी बताया था. तो ये माइक्रो टाइटर प्लेट कुछ ऐसी होती है, 96 वेल्स की होती है. 8/12 इसका मतलब 8 यहाँ पे एंड 12 यहाँ पे, उसमें वेल्स होती है. उसमें उस वेल्स में आप पूरा जो टेस्ट है या पूरी जो टेक्निक है वो करने वाले हो. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर होल टेक्निक of ELISA. Okay, now in this technique we do some kind of adsorption. Okay, for that thing we use some kind of buffer for performing
दिस एडसॉर्प्शन, जहाँ पे आप किसी एंटीजन को या एंटीबॉडी को इस माइक्रोटाइटर प्लेट में क्या करने वाले हो, एडसॉर्ब करने वाले हो, उसको उस पर आप फिक्स करने वाले हो, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट दी एडसॉर्प्शन। वॉशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिनॉन। जो भी एक्सेस चीज़ें हैं उनको रिमूव करने के लिए, अनबाउंड चीज़ों को रिमूव करने के लिए आप विसे बारी बारी या फिर विसे इन द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स वॉशिंग भी परफॉर्म करते हैं, उसके लिए भी कुछ बफर्स लगती है, ठीक है। एंटीजन आप सबको पता है वो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करता है। एंटीबॉडीज आपको पता है क्या करती है, वो स्पेसिफिक एंटीजन्स को बाइंड करती है और कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होने में हेल्प करती है। नाउ एंजाइम कॉन्जुगेट क्या होता है, कोई एंटीजन, ओके, कोई नॉट एंटीजन, एंटीबॉडी जो होता है, जैसे हमने फ्लोरोसेंस में देखा था कि एंटीबॉडी क्या करती है, किसी फ्लोरोसेंट कंपाउंड पे बाइंड होती है, यहाँ पे इट इज़ बाउंड टू द एंजाइम, ओके। तो एंजाइम कौन सी हो सकती है फिर, हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज, ठीक है। हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज, जो हॉर्स के ब्लड में से जो एंजाइम बनाई जाती है, दैट इज़ द HRPO, हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज। इसके अलावा गैलेक्टोसिडेज वगैरह कोई भी एंजाइम आप यूज़ कर सकते हो, बट जो पर्टिकुलर और रैपिडली यूज़ की जाती है दैट इज़ दी हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज, ओके। तो ये जो एंजाइम यूज़ की जाती है, ये एंजाइम आपको किस पे कॉन्जुगेट करनी है, ऑन दी एंटीबॉडीज, ठीक है, जैसे हमने फ्लोरोसेंस में किया था। नाउ इसके बाद क्रोमाजेन आपको लगता है। अब ये क्रोमाजेन मतलब क्या, एक सबस्ट्रेट है, ऑब्वियस सी बात है, एंजाइम है तो सबस्ट्रेट भी चाहिए आपको। तो सबस्ट्रेट कौन होता है फिर, इट इज़ दी TMB, दैट इज ट्राई मिथिल बेंजाडाइन, ओके। TMB जो होता है वो क्या करता है, TMB जब हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज से रिएक्ट करता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अ ब्लू कलर कंपाउंड, ठीक है। तो जब आपको आपकी जो एंटीबॉडी है, सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, जहाँ पे आपने एंजाइम लिंक की हुई एंटीबॉडी को अगर आपने बाउंड किया है, आपने उसमें सबस्ट्रेट डाला, दैट इज़ TMB, और अगर सबस्ट्रेट को एंजाइम मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, कलर प्रोड्यूस करेगा, और वही कलर आपको इस टेक्निक में डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन टू रिएजेंट्स विच वी यूज इन दिस टेक्निक इज हॉर्स रेडिश परऑक्सीडेज एंजाइम, जो किस पे बाउंड है, टू दी एंटीबॉडी, एंड TMB क्या है, सबस्ट्रेट। अब वो कब ऐड करना है, क्या ऐड करना है, वी आर गोइंग टू लर्न वन बाय वन, ठीक है। स्टॉपिंग इज देयर, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन स्टॉप भी करना है हमें, होते ही नहीं देना, क्योंकि कलर फिर फॉल्स रिजल्ट भी आ सकता है, ठीक है। रीडिंग आपको लेनी है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, ठीक है। कलर जितना डेवलप होगा उतनी ज़्यादा OD आएगी, और उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन है उस सैंपल में, एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन है। नाउ प्रिंसिपल बिहाइंड दिस थिंग इज़ नथिंग एल्स, सपोज आपके पास कोई सैंपल है, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन है, आपको बस डिटेक्ट करना है। ऑब्वियस सी बात है RBC भी एक टाइप का एंटीजन है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके सैंपल में डिफरेंट एंटीबॉडीज हो सकते, सॉरी एंटीजन्स हो सकते, बट मुझे डिटेक्ट करना है यही एंटीजन का प्रेजेंस, ठीक है, एंटीजन A का प्रेजेंस, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ B एंड इट इज़ C, मुझे बस इसका प्रेजेंस डिटेक्ट करना है, एंटीजन A का, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एंटीजन A जो है उसको पहले सरफेस पे बाउंड कर लिया, ठीक है। तो एंटीजन A यहाँ पे बाउंड हुआ, मुझे पता है कि मुझे डिटेक्शन तो एंटीजन A का करना है, ठीक है। तो बस एंटीजन A यहाँ पे बाउंड होगा, बाकी नहीं करूँगी मैं किसी को बाउंड। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मुझे बस डिटेक्ट करना है दैट इफ़ दैट एंटीजन इज़ प्रेजेंट इन दैट सैम्पल और नॉट। सो यहाँ पे दूसरे भी एंटीजन्स बाउंड हो सकते हैं, वी डोंट नो कौन से है वो, बट मुझे बस इसका प्रेजेंस डिटेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाऊँगी, ठीक है। ये मैं आर्टिफिशियली बनाऊंगी, वो एंटीबॉडी मुझे पता है वो एंटीजन के अगेंस्ट है, इसलिए मैंने उसको एंजाइम से लिंक कर दिया, ठीक है। अब मुझे बस इसका प्रेजेंस डिटेक्ट करना है, इसलिए मैंने सिर्फ इसकी एंटीबॉडी बनाई, इसकी और इसकी नहीं बनाएंगे, B और C की नहीं बनाई, बस A की बनाई है। सो नाउ व्हेन आई डू द थिंग दैट A की जो एंटीबॉडी है वो मैंने यहाँ पे रख दी, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, इस एंटीजन को जाके बाइंड होंगी, जो किससे लिंक है, एंजाइम से लिंक है, ठीक है। अभी ये जो दोनों हैं इनको लिंक नहीं होगी एंटीबॉडी, ठीक है, बस इसको लिंक होगी वो एंटीबॉडी जो अगेंस्ट है फॉर दैट एंटीजन पर्टिकुलरली, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने वॉश कर लिया, तो एक्सेस जो एंटीबॉडीज होंगी वो जो अनबाउंड एंटीबॉडीज है वो रिमूव हो जाएगी, जो बाउंड है बस वही रह जाएगी। अब बाउंड बस एक ही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंटीजन है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही एंटीबॉडीज को बाइंड हुई, बाकी की जो एक्सेस थी जो मैंने डाली थी वो रिमूव हो गई, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया,
ठीक है। अब मैंने क्या किया, फिर उसमें सबस्ट्रेट डाला। सबस्ट्रेट कौन सा डालना है मैंने, TMB, ठीक है, ट्राई मिथिल बेंजाइड। उसमें मैंने डाला TMB। टीएमबी अब आपको पता है वो किसका सबस्ट्रेट है, वो इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है। एंजाइम कौन है, हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज, इसका सबस्ट्रेट कौन है, टीएमबी। टीएमबी डालने के बाद ऑब्वियस सी बात है एंजाइम भी है सबस्ट्रेट भी है, तो ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और ब्लू कलर इस पूरे वेल में फॉर्म होगा। तो इससे मैं क्या प्रोडिक्ट कर सकती हूँ या क्या बता सकती हूँ कि दैट दिस सैंपल जो मेरे पास था उसमें बहुत प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार के आउट से उसमें एंटीजन्स थी, बट मेरा जो स्पेसिफिक टारगेट एंटीजन था जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था वो भी उसमें था। दैट्स वाई आई कैन से कि उस पेशेंट में वो इन्फेक्शन है, ठीक है। यही बेसिक प्रिंसिपल इसमें किया जाता है, इसलिए इट इज़ नोन एज द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सब खेल किसका है, एंजाइम पे जो, सॉरी एंजाइम नहीं, एंटीबॉडी पे जो एंजाइम लिंक्ड है और जो हम सबस्ट्रेट डाल रहे हैं उन दोनों का खेल है सब, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है अगर सीरम में एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगी, वॉशिंग के बाद वो अनबाउंड एंटीबॉडी होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि वो बाइंड है तो वो रह जाएगी, अगर बाइंड नहीं है तो इजीली वॉश आउट हो जाएगी। और फिर मैंने कितना भी सबस्ट्रेट डाला, सॉरी कितना भी मैंने टीएमबी डाला तो ऑब्वियस सी बात है कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि एंजाइम तो है ही नहीं वहाँ पे, तो इसलिए कोई कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। और वहाँ से आपको पता चलेगा कि उस पेशेंट में इन्फेक्शन है ही नहीं या पेशेंट के सैंपल में कोई भी एंटीबॉडी है नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द एलाइजा टेक्निक, ओके। नाउ इसमें इक्विपमेंट्स कौन सी लगती है, जो पहली चीज़ आपको लगती है वो है माइक्रो टाइटर प्लेट, जिसकी कैपेसिटी होती है, एक वेल की होती है 350 माइक्रोलीटर, ओके। और इसका जो विशेष साइज होता है इट इज़ अराउंड 8 to 12, ओके, 8x12 मतलब 8 वेल्स एक साइड पे और दूसरे साइड पे कितनी है, 12 वेल्स। नाउ इक्विपमेंट्स आपको एक और चीज़ लगती है, माइक्रोपिपेट लगती है। लैब पे आपको पता है माइक्रोपिपेट कैसी रहती है, ऐसी माइक्रोपिपेट जो होती है वो बड़ी लैबोरेटरीज में यूज़ की जाती है, बहुत सारे सैंपल्स का एक साथ आप एडिशन कर सकते हो, ठीक है, टाइम बच जाता है। देन वॉशिंग डिवाइसेस होती है, जनरली बफर्स यूज़ किए जाते हैं स्मॉल स्केल पे, बट कुछ डिवाइसेस भी होते हैं जो जनरली एम्प्लॉय किए जाते हैं। माइक्रो प्लेट वॉशर भी यूज़ किए जाते हैं, वो भी मैकेनिकली होते हैं, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन द हायर लैब्स, ठीक है। हमारे लैब में सब चीज़ें हमें ही करनी पड़ती है। नाउ रिएजेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं इन दिस टेक्निक, तो पहला जो रिएजेंट है दैट इज़ द कोटिंग बफर। कोटिंग बफर मतलब क्या, जो आप पहले करने वाले हो, जो भी एंटीजन या एंटीबॉडी आप पहले इमोबलाइज करने वाले हो ऑन द प्लास्टिक माइक्रोटाइटर प्लेट या फिर ग्लास माइक्रोटाइटर वेल, उसमें आपको जो कोटिंग करना है एंटीजन का या एंटीबॉडी का, वो करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ अ बफर दैट इज़ द कोटिंग बफर, ओके। जो दूसरी चीज़ आपको लगती है वॉशिंग बफर या डायल्यूटिंग बफर। वॉशिंग मतलब क्या, जो अनबाउंड चीज़ें हैं वैसे फ्री ना घूमती रहे सैंपल में, हमारे रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए हम वॉशिंग बफर यूज़ करते हैं। जो भी अनबाउंड एंटीबॉडीज होंगे, एंटीजन्स होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे यूजिंग द वॉशिंग बफर। द थर्ड थिंग वी नीड टू नो इज़ दैट ब्लॉकिंग बफर। Blocking buffer means what? It is going to block the various kinds of the, we can say, जो ये बाउंडिंग जो होती है ना कोटिंग बफर, या फिर जो कोटिंग बफर है वो इसको बस बाउंड करता है, लेकिन इनको होल्ड करने के लिए जो चीज़ आपको लगती है दैट इज़ द ब्लॉकिंग बफर, कि ये निकल ना जाए बीच में, ठीक है। रिएक्शन हो रही है और बीच में कहीं निकल ना जाए, इसके लिए वी नीड द ब्लॉकिंग बफर। द main important component of this whole thing is enzyme, okay, we need enzyme for performing this whole assay, that's why enzyme एक बहुत important component है। और वो कौन सा enzyme है, हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज। आफ्टर दैट क्रोमोजेनिक सब्सटेंस या फिर सबस्ट्रेट आप इसको कह सकते हो। एंजाइम के साथ जो रिएक्ट होने वाला जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है TMB, दैट इज़ द सबस्ट्रेट, ओके, ट्राई मिथिल बेंजाइड। उसके बाद स्टॉप सॉल्यूशन है, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन भी कहीं पे स्टॉप होना चाहिए। ज़्यादा अगर रिएक्शन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कलर बहुत ज़्यादा होगा, फॉल्स रिजल्ट भी आ सकता है, तो इसकी वजह से स्टॉप सॉल्यूशन भी पर्टिकुलर टाइम के बाद हम स्टॉप सॉल्यूशन डाल के रिएक्शन स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लगती है, उसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है, हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज TMB, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे रिएक्शन में, ठीक है। देन इसके बाद नाउ
हाउ वी परफॉर्म द जनरल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। अब आपको मैं बताऊंगी द टाइप्स ऑफ एलाइजा टेक्निक्स विच वी यूज़। ठीक है, तो इसमें पहला जो टेक्निक है दैट इज़ द डायरेक्ट एलाइजा, सेकंड वन इज़ इनडायरेक्ट, थर्ड वन इज़ द सैंडविच एलाइजा। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। जनरली ये तीनों यूज़ किए जाते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये तीनों जो टेक्निक्स है दे टुगेदर आर नोन एज दी नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ एलाइजा। ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई कंपटीशन नहीं होता, एंटीजन में भी नहीं होता, एंटीबॉडी भी नहीं होता, तो दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द नॉन कम्पिटिटिव टाइप ऑफ द एलाइजा टेक्निक। और जो एक और टेक्निक यहाँ पे यूज़ की जाती है दैट इज़ द कम्पिटिटिव टाइप ऑफ द एलाइजा टेक्निक। ठीक है, जनरली ये तीनों आपको याद रखनी है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड दी सैंडविच एलाइजा। ओके, competitive याद रखो नहीं रखो it's upon you, but still I will explain you how the technique is performed. Okay, so let's start with the first technique that is the indirect type of the ELISA technique. तो इनडायरेक्ट नाम ही क्या है, इनडायरेक्ट मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि कोई मीडियम होता है बीच में। ठीक है, मतलब डायरेक्ट में मतलब क्या कि डायरेक्ट कोई चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए कोई आप बीच में जरिया नहीं ला रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड एज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब क्या, कहीं पे आप बीच में कोई चीज़ ला रहे हो और इनडायरेक्टली दूसरी चीज़ डिटेक्ट कर रहे हो, देन वी कॉल इट एज द इनडायरेक्ट टेक्निक। डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको पूरी टेक्निक एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है इस होल टेक्निक में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले तो एंटी बॉडीज़ का डिटेक्शन किया जाता है। रिमेंबर किस में कौन सा डिटेक्शन होता है, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग। तो इनडायरेक्ट टेक्निक में किसका डिटेक्शन किया जाता है, एंटी बॉडीज़ का। रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ अगर हमें पता करना है कि हमारे पास कोई सीरम सैंपल है, किसी पेशेंट का है, अब मुझे पता करना है कि उस पेशेंट में इन्फेक्शन है या नहीं है, तो मैं वो डिटेक्ट करने के लिए क्या करूँगी, इनडायरेक्ट एलाइजा। किसका कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, तो मेरे पास दो सैंपल्स है, एक पेशेंट में इन्फेक्शन है और दूसरे में नहीं है, बट मुझे अभी पता करना है कि दोनों में से किसके पास इन्फेक्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे सपोज HIV के अगेंस्ट की एंटीबॉडीज़ है कि नहीं उस पेशेंट में मुझे पता करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, उस पेशेंट का सीरम सैंपल लिया। ठीक है, बट मुझे पता है उसमें मुझे डिटेक्ट क्या करना है, HIV इन्फेक्शन, HIV की एंटीबॉडी। इसलिए मैंने क्या किया, HIV की एंटीजन्स जो है वो यहाँ पे फिक्स कर ली। ठीक है, ब्लॉक कर ली, यहाँ पे बाउंड कर ली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वॉशिंग किया, एक्सेस रिमूव किया। ठीक है, अब बाउंड हो चुकी है। उसके बाद मैंने क्या ऐड किया, पेशेंट का सीरम सैंपल। ठीक है, पेशेंट का सीरम सैंपल ऐड किया। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर पेशेंट, अब मुझे पता है, ठीक है, अब मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि पेशेंट ए में इन्फेक्शन है, पेशेंट बी में इन्फेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात क्या है, पेशेंट ए के सीरम सैंपल में एंटीबॉडीज़ होंगी, पेशेंट बी के सीरम सैंपल में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। सो यहाँ पे कौन एंटीबॉडी देगा, बस पेशेंट ए। यहाँ पे एंटीबॉडी है क्या, नहीं, यहाँ पे पेशेंट में इन्फेक्शन ही नहीं है, मुझे शायद गलत फहमी हुई है कि उसमें इन्फेक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है उसके एंटीबॉडीज़ नहीं होगी उसके सैंपल में, तो दैट्स वाई देयर विल बी नो एंटीबॉडी, नो प्राइमरी एंटीबॉडी जो यहाँ पे बाउंड होगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने इस एंटीबॉडी के अगेंस्ट, ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ डालनी है। वो एंटीबॉडीज़ कौन सी है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज। सेकेंडरी एंटीबॉडी हमेशा एंजाइम लिंक्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ए पेशेंट में बस एंटीबॉडीज़ थी प्राइमरी, तो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट जो बाइंडिंग है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी कब करेगी, अगर प्राइमरी एंटीबॉडीज़ यहाँ पे ऑलरेडी बाउंड है तभी वो सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगी। यहाँ पे है क्या, कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो सेकेंडरी भी बाइंड होगी क्या, नहीं। वॉशिंग करने के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी पूरी रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे बस क्योंकि यहाँ पे बाउंड है तीनों चीज़ें, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। वॉशिंग के बाद यहाँ पे जो भी एक्सेस मैंने डाली हुई, तो ऑब्वियसली मैंने डाली तो है कुछ तो, लेकिन वो बाइंड नहीं हुई, इसलिए ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, बाइंड क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसको कोई प्राइमरी एंटीबॉडी ही नहीं मिली बाइंड होने के लिए, तो वो किससे बाइंड होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो बाइंड नहीं हो पाएगी। सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंडिंग कहाँ पे होगी, बस यहाँ पे, इन द फर्स्ट पेशेंट के सैंपल में। नाउ बाइंडिंग होने के बाद मैंने क्या किया, इंक्यूबेट होने दिया आराम से। उसके बाद मैंने दोनों में क्या डाला, सबस्ट्रेट डाला। ठीक है, सबस्ट्रेट कौन है आपको पता है, दैट इज़ द TMB। ठीक है, TMB डालने के बाद वो TMB किससे रिएक्ट होगा, इस एंजाइम में, एंजाइम के साथ रिएक्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट ए में इन्फेक्शन है, पेशेंट ए में प्राइमरी एंटीबॉडी भी थी,
प्राइमरी एंटीबॉडी थी, इसकी वजह से सेकेंडरी एंटीबॉडी वहाँ पे बाउंड है, वॉशिंग के बाद वो रिमूव नहीं हुई क्योंकि वो ऑलरेडी बाउंड है। सो ऑब्वियस सी बात है वहीं पे आपको एंजाइम मिलेगा। यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया तो उसमें से प्राइमरी एंटीबॉडी भी नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी एंटीबॉडी किसी से बाइंड नहीं हो पाई, तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज बाइंड नहीं हुई, इसलिए एंजाइम भी वहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे खाली सिर्फ एंटीजन है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अब मैं कितना भी सबस्ट्रेट डालो, पेशेंट बी के सैंपल में कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन पेशेंट ए के सैंपल में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एंटीजन को प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हुई है, उसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हुई जो कि एंजाइम से लिंक्ड है, फिर मैंने सबस्ट्रेट भी डाला, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस वेल में, तो एक वेल में क्या होगा, फिर ए पेशेंट के सैंपल में ब्लू कलर फॉर्म होगा, इसमें नो ब्लू कलर। ठीक है, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो फिर कि ए पेशेंट इज इन्फेक्टेड विद द HIV वायरस, बी पेशेंट इज नॉट इन्फेक्टेड विद द HIV वायरस। एक और चीज़ आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो कि कितना ये कलर डार्क है, कितना इंटेंस है, उससे आपको ये पता चल सकता है कि कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है या कितना कॉन्सेंट्रेशन है एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, तो क्या चीज़ें आपको याद रखनी, पहली चीज़ ये कि आपको यहाँ से इनडायरेक्ट ऐसे से आपको एंटीबॉडीज़ का कॉन्सेंट्रेशन पता चलता है। ठीक है, पेशेंट के सैंपल में एंटीबॉडीज़ है कि नहीं वो डिटेक्ट हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है अगर उसमें एंटीबॉडीज़ ही नहीं है तो वो एंटीजन जो हमने यहाँ पे डाला है प्लेट में, तो वो एंटीजन जो है उसको कोई एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगी क्योंकि पेशेंट के सैंपल में तो एंटीबॉडी है नहीं, तो वॉशिंग के बाद भी एंटीबॉडी नहीं, उसकी वजह से क्या होगा, खाली एंटीजन होगा। ठीक है, वॉशिंग के बाद ये जो भी पेशेंट का सैंपल है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद मैंने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली जिस पे एंजाइम बाउंड है, कितनी भी डाली वो फ्री होगी। ठीक है, वो फ्री घूम रही होगी इस सैंपल में पूरे। ठीक है, अब मैंने वॉशिंग किया तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्री थी इसलिए ये पूरी रिमूव हो गई। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से यहाँ पे कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ एंटीजन। अब मैंने कितना भी सबस्ट्रेट डाला, सबस्ट्रेट का कुछ काम नहीं होगा क्योंकि उसके पास एंजाइम ही नहीं रिएक्ट होने के लिए, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट गोइंग टू रिएक्ट, नो ब्लू कलर इज फॉर्म्ड एंड दैट्स हाउ वी कैन प्रेडिक्ट कि उस पेशेंट में कोई इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। इनडायरेक्ट एंटीजन इनडायरेक्ट एलाइजा टेक्निक में आप क्या डिटेक्ट करते हो, प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि आप ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ है बार बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बार बार आप इसकी टेस्ट करने के लिए बार बार दूसरे एंटीजन का या दूसरे सेट का टेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट जो प्राइमरी एंटीबॉडी का डैमेज होता है, जनरली क्या होता है कि प्राइमरी एंटीबॉडी को आप लेबल कर दोगे तो फिर वो बेचारी क्या करेगी, इसको बाइंड होगी या फिर आपको रिएक्शन करने देगी या क्या करेगी। सो दैट्स वाई ये ना हो, इम्यूनो रिएक्टिविटी ना हो, दैट्स वाई इट इज़ अ एडवांटेज कि आप वहाँ पे दो टाइप के एंटीबॉडीज़ यूज़ कर रहे हो, तो दोनों को दो अलग काम दिए हैं तो वो दोनों अलग काम अपने अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, मिक्सिंग नहीं हो पाता उनका। बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स करनी पड़ती है, 2-3 बार आपको वॉशिंग करना पड़ता है, 2-3 बार एंटीबॉडीज़ देनी पड़ती है, बस इतना ही इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट। अब हम इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द डायरेक्ट एलाइजा टेक्निक, सैंडविच एलाइजा टेक्निक एंड द कम्पिटिटिव एलाइजा टेक्निक। आई होप you have understood the lecture. Please do contact me if you have any query related to this point. ठीक है, try to understand the whole point, and if you still find any query related to it, please do contact me. Okay, thank you.